अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया की वीज़ा के हवाले से हमारे पास बहुत क्यूरीज है, ख़ासतौर पे इन्वेस्टर वीज़ा के हवाले से, विजिट वीज़ा के हवाले से। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा चंद बहुत ज़रूरी चीज़ें इंडोनेशिया के हवाले से कि आप जो है थोड़ा सा एहतियात भी आपने करनी है, और उसके अलावा इस वीज़ा का असल पर्पज़ क्या है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग वीज़ा को मिसयूज़ भी करते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए बाद में परेशानी हो जाती है या हो सकती है। और बहुत सारे हमारे कुछ एजेंट लोग जो है वो लोगों को जो है गलत वीज़ा देते हैं और सही मालूमात नहीं देते, जिसकी वजह से लोगों को इंडोनेशिया में परेशानी का सामना भी पड़ सकता है या बहुत सारों को पड़ा भी है। तो इंडोनेशिया का जो इन्वेस्टर वीज़ा है, जो आजकल बड़ा प्रमोट भी किया जा रहा है और हम भी लोगों को प्रोवाइड करके दे सकते हैं, ये जो वीज़ा है ये बेसिकली 2 साल का वीज़ा आपको मिलता है कंपनी फॉर्मेशन बेसिस पे। कंपनी फॉर्मेशन इस तरह होती है कि आप अपनी कंपनी बनाते हो, कोई भी एक्टिविटीज़ उसमें ऐड करते हो और उस बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हो, तो आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाता है इंडोनेशिया के अंदर। लेकिन इसके लिए कंपनी ओपन करना ज़रूरी है। कंपनी में आप डायरेक्टर होते हो या कमिश्नर होते हो, और ये 100% फॉरेन ओन कंपनी होती है। इसमें आपको लोकल बंदे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इंडोनेशिया की हुकूमत ने ये अलाउ किया हुआ है, राइट। और दूसरी बात यह है कि जब आप कंपनी स्टैब्लिश करते हो तो उसमें 10 बिलियन रुपया इंडोनेशिया का वो मेंशन करना होता है कि ये आप इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर में। हर जो भी जितने भी लोग होंगे ना इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर, हर बंदे को 10 बिलियन रुपया जो है वो इन्वेस्ट करना है। ये रिक्वायरमेंट है कि आपने उसमें लिखना है। लेकिन ये बैंक के अंदर डालना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि पहले ये पैसे बैंक में डालेंगे तो फिर वीजा मिलेगा। नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है इंडोनेशिया का जिसमें वो लोग आपसे बोले कि आपने ये पैसे इसमें ऐड करने हैं तो फिर जाके वीजा मिलेगा। नहीं, मतलब कैपिटल इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पेड अप कैपिटल। हाँ, अलबत्ता कागज पे लिखना जरूरी है। आप एक प्रॉमिस कर रहे हो कि आप इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर में, और इसको आप साल बाय साल रिपोर्ट कर सकते हो कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है पिछले साल। अगर ना आपने नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आप अगले साल कर सकते हो। तो 2 साल का वीज़ा होता है। 2 साल काफ़ी टाइम है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर लोगे 2 साल में। नहीं करोगे तो फिर लाजमी बात है आगे आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा ना कि आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया और आप 2 साल का वीज़ा फिर मांग रहे हो, ठीक है। तो अगर आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हो तो उसको आप आगे शो कर सकते हो कि आपने इस साल 10,000 इन्वेस्ट किया है, $20,000 इन्वेस्ट किया है 2 साल में। तो कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है इंडोनेशिया की हुकूमत ने कि आपने कितने देर में ये सारे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो आप जितना इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा ये कि आपको लोकल की जरूरत नहीं है। फॉरेन 100% फॉरेन कंपनी होती है, और इसमें मिनिमम 2 बंदे चाहिए होते हैं। 2 बंदे, एक कमिश्नर और एक डायरेक्टर चाहिए होता है। वो आप कंपनी में आपने ऐड करना होता है। बाकी प्रोसेस सिंपल है। वहाँ पे एक लॉयर होता है और एक नोटरी जो कहते हैं उसको, जो नोटरी पब्लिक का बंदा होता है। ये दोनों मिलकर ये कंपनी बनाते हैं। कुछ जगह पे आपको लॉयर चाहिए होता है, कुछ जगह पे नोटरीज चाहिए होता है। तो ये दोनों हमारे पास अवेलेबल है। वहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं, तो ये लोग जो है ना ये चीज़ें करके दे देते हैं। कंपनी 3 से 4 दिन में बन जाती है। फिर आपका वीज़ा 8 से 10 दिन में निकलता है। तो ये टोटल 2 हफ्ते का प्रोसेस होता है। ज़्यादा लंबा हो जाए तो 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो आपकी कंपनी भी बन जाती है और आपका वीज़ा भी निकल आता है, ठीक है। और इसमें आप जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, यानी कि 3-4 पार्टनर्स आप ऐड कर सकते हो या 5 भी हो सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कंपनी की का जो आपकी कंपनी बनती है उस पर तो उतना ही खर्चा आता है, चाहे एक बंदा हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। लेकिन वीज़ा का सबका अलग अलग कॉस्ट होती है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट कुल मिला के एक वीज़ा और कंपनी जो है, एक वीज़ा यानी 2 साल का इन्वेस्टर वीज़ा और कंपनी की कॉस्ट तकरीबन $2,850 बनती है। अगर आप मजीद उसमें वीज़ा ऐड करना चाहें, मजीद इन्वेस्टर्स की 2 साल की वीज़े निकालना चाहें, तो फिर $1,000-1,200 का और खर्चा आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह फिर जो है डिपेंड करता है, ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि 1 साल का ऑफिस भी जो है इसमें पैकेज में इंक्लूड होता है। वर्चुअल ऑफिस स्टार्ट में जब आप कंपनी खोलते हो तो उसमें 1 साल का ऑफिस भी चाहिए होता है, और भी चीज़ें होती है जिसकी वजह से कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। लेकिन रफली ये रीजनेबल अमाउंट में हो जाता है। दुबई से सस्ता होता है, ओमान से भी कम प्राइस में होता है इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया में ये कि थोड़ा कंट्री भी अगर आप जाते हो तो रिलेटिवली कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कॉस्ट भी कम होती है रहने की और बिजनेस शुरू करने की और दूसरी चीज़ों की। तो इसलिए आपको कम में पड़ जाता है इंडोनेशिया का। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। अगर आप कोई कंपनी बनानी है तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर हमें रब्ता करें और आपको जो है इसकी पूरी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। वैसे मैंने आपको वीडियो में पूरी डिटेल बता दी है, मजीद पे भी बताने जा रहा हूँ चीज़ें। लेकिन आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये इस पर आपको पूरा पैकेज की डिटेल सेंड कर दी जाएगी, सही है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें आपसे, तो वो भी आपसे हम ले लेंगे। उसके अलावा इसकी पेमेंट करने का तरीका ये होगा कि आप जो है इंडोनेशिया में भी
भी पेमेंट कर सकते हैं, तुर्की में भी पेमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अभी इसके हवाले से आपको चंद बहुत ज़रूरी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि आपने जहन में रखनी है। पहली बात तो ये कि ये वीज़ा है किन लोगों के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं कि यार मैं वहाँ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कोई दुकान खोलना चाहता हूँ, कोई जो है रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, तो इतना बजट है मेरा या कितना खर्चा आएगा इस पे। तो पहली बात तो ये कि देखिए भाई, बिजनेस के हवाले से हम आपको एग्जैक्टली खर्चा नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे, खुद देखोगे, लोगों से मिलोगे, उस बिजनेस के बारे में रिसर्च करोगे, मालूम करोगे, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बिजनेस आपने शुरू करना है और उस पर कितना खर्चा आएगा। हम क्या है, हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, हम आपको कंपनी बनाने में हेल्प करते हैं, वीज़ा निकालने में हेल्प करते हैं। बाकी आपने जाके वहाँ खुद रिसर्च करनी है या ऑनलाइन पहले से भी रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए और उस बिजनेस पे कितनी कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है, या पहले 2 साल का हमारा मशवरा ये कि 2 साल का वीज़ा ले लो, वहाँ जाके फिर रिसर्च कर लो, वहाँ जाके लोगों से मिलो, मालूमात करो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह आंखें बंद करके आप नहीं करे, बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो वीज़ा है 2 साल का, ये उन लोगों के लिए है जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ये जॉब वालों के लिए नहीं है, ये बिजनेस वालों के लिए नहीं है। बिजनेस से मुराद कि जो बंदा वहाँ पे दुकान खोल के खुद बैठ जाए, उनके लिए ये नहीं है। आपने पीछे से जो है अपने बिजनेस को चलाना है, पीछे से, यानी बैकग्राउंड से, एज अ साइलेंट बंदा होके आप वहाँ का आप इन्वेस्ट करोगे, जो बिजनेस आप शुरू करोगे उसको लोकल लोगों ने चलाना है। लोकल लोगों को काम के लिए भी आप हायर करोगे और मैनेजर भी लोकल बंदा हायर करोगे जो सारी चीज़ों को देखेगा, ठीक है। आपने सिर्फ पीछे से देखना है कि क्या चल रहा है, क्योंकि सारा आजकल कंप्यूटराइज्ड चीज़ है, कैमरे लगे होते हैं, तो आप पीछे से उसको देख सकते हो। एक तो इन लोगों के लिए जो वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हो, रियल एस्टेट में, टूरिज्म में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, ऑनलाइन ई कॉमर्स बड़ा अच्छा वहाँ पे चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें वो आप खुद सर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा। एक तो उन लोगों के लिए। दूसरा उन लोगों के लिए जिनको पाकिस्तान से आगे जाना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, लेकिन पाकिस्तान से निकलना मुश्किल है, अपॉइंटमेंट की भी मसले है, दूसरे भी मसले हैं, वीज़ा रेशो भी कम है, तो उनके लिए इंडोनेशिया अच्छा ऑप्शन है कि पहले स्टेप पे वो इंडोनेशिया आ जाए इसी इन्वेस्टर वीज़ा पे, और उसके बाद वहाँ कुछ अर्सा रह के वहाँ से आगे अमेरिका के लिए निकले, कनाडा के लिए निकले या यूरोप के लिए निकले, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी ईजी है, रहना भी पाकिस्तान के बनिस्बत सेफ है और खर्चा भी पाकिस्तान जितना ही है। और तीसरे नंबर पे वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हो, फ्रीलांसर्स हो, ई कॉमर्स करते हो, दूसरे काम करते हो, तो उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन इसलिए है इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में इंटरनेट का बड़ा अच्छी स्पीड है। उसके अलावा फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है डिजिटल, जैसे बैंकिंग हो गई, पेपॉल हो गया, स्ट्राइप वगैरह हो गया, पैसे सेंड करना, रिसीव करना बहुत ईजी है इंडोनेशिया में। तो ये इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है कि वहाँ जाए, वहाँ अपना एक स्टेबल प्रोफाइल अकाउंट बनाए और उसके बाद आगे जाना चाहे तो आगे भी जा सकते हैं, डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ के ऊपर या किसी और तरीके से, तो आगे मूव कर सकते हो, ठीक है जी। और तीसरा वो लोग होंगे जो जिनकी बाहर से इनकम है, लेकिन वो सिर्फ रहना चाहते, किसी अच्छे एनवायरनमेंट में एंजॉय करना चाहते, एक अच्छे एटमॉस्फेयर को, एक अच्छी कंट्री को, और बाहर से इनकम है बस लाइफ, रिटायरमेंट की लाइफ या पेंशन की लाइफ, या जो है वहाँ पे जस्ट एंजॉय करना चाहते हो, लाइफ गुजारना चाहते हो, बाहर से इनकम आ रही हो, और साथ ही साथ देखना चाहते हो कि वहाँ कुछ कर सकते या नहीं कर सकते, तो 2 साल का अरसा उनके लिए भी काफ़ी अरसा होता है कि उस मार्केट को समझ सके कि वहाँ पे वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 2 साल में वो ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं प्रैक्टिकली वहाँ रह के, ठीक है। तो ये 3-4 कैटेगरीज है इन लोगों के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं खुद इंडोनेशिया में अभी 3 महीने से रह रहा हूँ, मुझे खुद ये आइडिया हुआ है कि इन लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो खुद, आपको पता है कि खुद चीज़ें टेस्ट करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो इंडोनेशिया भी इसी सिलसिले में मैं आया हूँ कि यहाँ पर भी मैं जो है टेस्ट करूँ चीज़ों को और एक्सपीरियंस करूँ कि किस तरह चलता है चीज़ें। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि मैं खुद यहाँ पे देख रहा हूँ सारी अपॉर्चुनिटीज़ और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के डिसीजन लूँगा अगर इन्वेस्ट भी करना हुआ, ठीक है। तो फिलहाल तो ये हमारा इमिग्रेशन का काम है, यहाँ पे हमारे पास लोकल लोग मौजूद हैं, मैं खुद उन काम नहीं करता, मैं तो उनसे काम करवाता हूँ, तो वो लोग ऑफिस में बैठ के सारा काम करते हैं हमारा, ठीक है। तो अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इस हवाले से मजीद भी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। आपने बहुत मोहतात रहना है इंडोनेशिया में, क्योंकि आजकल पाकिस्तानियों को जो है थोड़ा सा इमिग्रेशन, अगर थोड़ी सी भी पाकिस्तानी गलती करते हैं तो उनको पकड़ के डिपोर्ट भी कर देते हैं और वहाँ पे लॉकअप में भी डाल देते हैं, बाद में पैसे भी मांगते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप जो काम के लिए आपको वीज़ा मिला है वही काम करें, आप कोई और काम ना करें, और जो आपका एड्रेस मेंशन है वीज़ा पे उस एड्रेस पे रहे, और थोड़ा सा ज़्यादा बाहर ना निकले। लोकल इलाक़ों में कोशिश करें कि अगर आप जकार्ता में तो सेंटर में रहे, और बाली में है तो वहाँ तो वैसी टूरिस्ट सिटी है, तो कोशिश करें कि हमेशा आपके पास पासपोर्ट मौजूद हो। अगर इमिग्रेशन पुलिस आपसे मांगे तो आप उनको दिखा सके ताकि आप परेशानी से बच सको, ठीक है जी। थैंक यू सो मच ये वीडियो वॉच करने के लिए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी आपके साथ वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा।